हेलो दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अभी हम लोग शुरुआती दौर में हिस्ट्री यानी इतिहास को पढ़ रहे हैं लोग। तो इसमें हम मौर्य वंश को लेकर चल रहे थे। ठीक है, और हम लोग मौर्य वंश में मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश समाप्त कर चुके हैं लोग। उनका कुछ शासन, न्याय व्यवस्था, वस्तु कला, ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं लोग, पढ़ रहे हैं लोग। तो कुछ छोटे मोटे जो उसमें का टॉपिक बचा हुआ है वो क्या कर रहे हैं हम लोग, समाप्त कर रहे हैं लोग। अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे हैं लोग तो पीछे जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं लोग। ठीक है, निरंतर आप लोग क्या है नोट्स के साथ हम बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसमें हम लोग क्या देखना है, न्याय व्यवस्था। क्या है, न्याय व्यवस्था। ठीक है, थोड़ा पेंसिल कर ले पतला। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट ये जो है इसमें ये मौर्य काल में सम्राट सर्वोच्च न्यायालय था। ठीक है, कहने का मतलब मौर्य काल में जो सम्राट जिसे बोला जाता था, ठीक है, वो क्या था, एक तरह का सर्वोच्च न्यायालय था। जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, क्या है, सबका न्याय वहाँ पे होता है, वहीं सम्राट जो होते थे वो सबका क्या करते, न्याय करते तथा अंतिम न्यायालय तथा न्यायाधीश था। और वो अंतिम न्यायालय और न्यायाधीश जो वहाँ से निर्णय आ गया वही मान्य होगा। ठीक है, और मानना पड़ेगा प्रजाओं को। ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था। और ग्राम सभा क्या करता है, सबसे छोटे। जैसे कि हम लोग देखते हैं लोग कि हम लोग डेली लाइफ में अपना देखते हैं लोग कि कोई गांव में झगड़ा होता है तो सुलटाने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, सरपंच के पास, मुखिया के पास जाते हैं। तो गांव के ना होते हैं, तो उस समय भी क्या था, जो गांव का सबसे छोटा न्यायालय था कौन था, ग्राम में जो सभा हुआ होता है। ठीक है, जहाँ वृद्ध जन अपने निर्णय लेते थे। ठीक है, जैसे हम ही लोग में जो पंचायती बैठता है तो आप लोग देखते हैं कि बूढ़ा आदमी क्या कर जाते हैं, वहाँ पर बुला के लाया जाता है अनुभवी आदमी को, जो उसका क्या करते हैं, पंचायती कब फरी जाते थे ना। तो उसी तरह उस समय भी क्या हुआ था, जो गाँव का जो सबसे छोटा क्या था न्यायालय था, कौन था, गाँव था। ठीक है, और उसमें जो भी लोग बैठे थे, कौन लोग बैठे थे, बुढ़ा आदमी यानी जो वृद्धा हो चुके थे। ठीक है, वहीं अपने न्याय क्या करते थे, लेते थे और उसको सलटाते थे। देखिए सर्वोच्च न्यायालय राजधानी में स्थित हो, जो और सर्वोच्च न्यायालय जो होता था कहाँ स्थित था, राजधानी में स्थित होता था। जैसे हम लोग को भी जो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, हम लोग क्या राजधानी है। मुख्य न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहा जाता था। और जो मुख्य न्यायाधीश होते थे उस समय, तो उस समय क्या बोला जाता, धर्माधिकारी। क्या बोला जाता, धर्माधिकारी बोला जाता था। देखिए अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में दो प्रकार के न्यायालय होते हैं। कहने का मतलब अर्थशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं, दो प्रकार के न्यायालय होते हैं। ठीक है, पहला न्यायालय क्या है, धर्म अस्थाई यानी दीवानी। दीवानी कहने का मतलब जिसमें पैसा से लेकर जमीन क्या होता था, बात है। इसके द्वारा दीवानी तथा विवाह संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता था। इसमें किस चीज़ का, दीवानी यानी कहने का मतलब पैसा वैसा जमीन जाता जो होती था उसको किस पे सल्टाया था, दीवानी में। और विवाह संबंधित जो भी एथी होती थी विवाद, तो उसको निपटारा किया जाता किस में, धर्म स्थाई में। ठीक है, आइए हम लोग देखिए दो दो नंबर क्या है, कंठ संशोधन। क्या है, कंठ संशोधन है। ठीक है, इसमें फौजदारी मुकदमे क्या किया था, सल्टाया था। फौजदारी मुकदमा कहने का मतलब मारपीट जो होता था, ठीक है, उस समस्या किस में सल्टाया था, कंठ शोधन समझा था। ठीक है, देखिए अशोक के काल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को राजू कहा जाता था। मतलब अशोक जब अपना साम्राज्य संभाल रहे थे, जब उनका शासन था, तो उस समय जो जनपति यानी क्या होता है, जो जनता के न्यायालय के न्यायाधीश थे उनको क्या बोला जाता, राजू। राजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राजू कहा जाता था। ठीक है, तो अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। देखिए गुप्तचर व्यवस्था, वो उसमें कौन सा व्यवस्था था, एक गुप्तचर भी व्यवस्था था। ठीक है, मौर्य काल में गुप्तचर से संबंधित महामात्यासार कहा जाता था। यानी कहने से जो गुप्त से संबंधित होते थे, यानी जो गुप्तचर होते थे, उसे किस नाम से जाना जाता था, महामात्यासार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और शास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष तथा उसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा जाता था। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र के भाषा में, जो अर्थशास्त्र के भाषा में गुप्तचर को क्या, गूढ़ पुरुष और प्रमुख जो अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, सर्प महामात्य कहा जाता था। ठीक है, देखिए संचार, क्या है, संचार। इसमें जो व्यक्ति जगह जगह जाकर गुप्तचरी करता था उसको संचार बोला जाता है। जैसे वो ना, संचार किसे बोला जाता है,
तो जैसे मान लीजिए अगर दूसरा दूसरा राज्य का चला गया दूसरे थी में और गुप्तचर का काम कर रहा है, ठीक है, कोई वहाँ से संदेश चुपे चोरी ले रहा है और अपने थी क्या अपने राजा के पास आके बता रहा है, तो वही व्यवस्था उसी को क्या बोला था, संचार बोला गया था, ठीक है। अब देखिए संस्था, ये संस्था किसको बोला गया था, क्या संस्था, संस्था एक जगह संगठित होकर गुप्तचरी करनी, यानी कहने का मतलब जैसे आप लोग मैच उच देखते हैं लोग, जब ब्रेक होता है या कुछ टाइम मिलता है तो वो क्या करता है, एक जगह इकट्ठा होकर रणनीति बनाता है लोग। तो ऐसा ही जो गुप्तचर होते थे ना, जो इकट्ठा होकर अपने क्या करते थे, कोई बात विचार करते थे, संगठित होते थे, तो उन्हीं को क्या बोला गया था, संस्था बोला गया था। देखिए गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिससे अर्थशास्त्र में आरक्षण कहा गया था, ठीक है। कौन ओ तेरी किस कदर काली पड़ी है। देखिए कहने का मतलब ये है आरक्षण किसे कहा गया था, जो गुप्तचर होते थे, ठीक है, उन्हें रोकने के लिए, कोई बात इधर से उधर यानी उन्हें शांत करने के लिए, ठीक है, अपराधों को क्या करना है, रोकने के लिए जो पुलिस काम करती थी, ठीक है, उसको क्या बोला था, अर्थशास्त्र की भाषा में आरक्षण कहा गया था, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं, क्या वस्तुकला, क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वस्तुकला, क्या है वस्तुकला। देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वस्तुकला क्या है और इसमें क्या क्या टॉपिक है, ठीक है। मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, जो वर्तमान पटना के कुम्हार से मिले हैं। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते हैं, यानी कहने का मतलब जैसे हम लोग मौर्य काल में पढ़े लो तो वो जो महल होता था, ठीक है, जो भवन बना हुआ था किस चीज़ का बना हुआ था, तो लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ है, अभी भी वर्तमान में, ठीक है, पटना के एक कुम्हार से मिले हैं, कहाँ से, पटना की जगह है कुम्हार, ठीक है। और मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे, यानी जो पत्थर उत्तर होता था ना उसे कैसे भी तराश वराश के क्या करते थे, कोई मूर्ति या कुछ कुछ बना देते थे। तो उसमें जो भी कारीगर होते थे मौर्य काल में क्या थे, पत्थर के कुशल कारीगर होते थे, यानी अनुभवी होते थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया है, जो सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है। यानी आ जाएगा क्वेश्चन, आप लोगों को पूछ देगा कि अशोक द्वारा बनाया गया स्तूप कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, सांची का स्तूप, ठीक है। और ये स्तूप क्या है, सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, और किसके द्वारा बनाया गया था, तो अशोक के द्वारा, ठीक है। और उसका नाम क्या है, तो सांची स्तूप, ठीक है। देखिए अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाए, जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा, जो अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। हाँ, हम जैसे कहने का मतलब जो अशोक ने सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया था उसमें 4 शेर रखे थे, कितने, 4 पत्थर के शेरों को देखा गया था, ठीक है। जो पत्थर के जो शेर थे वो चारों क्या थे, अहिंसा के सूचक है। अहिंसा आप लोग को पहले भी हम बता चुके कि अहिंसा शब्द क्या है, अहिंसा शब्द क्या है। अहिंसा कहने का मतलब किसी को ऐसा काम करने की कि आगे वाला क्या हो, दुख पीड़ा कष्ट ना हो, उसी को क्या बोलता है, अहिंसा बोला जाता है शॉर्टकट में, ठीक है, नॉर्मल भाषा में। तो वो जो चार चार शेर वाला जो स्तंभ था उनको क्या किया गया था, वो भारतीय जैसे भारत का क्या किया गया था, राष्ट्रीय चिन्ह बना दिया गया। अभी भी हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह मानते हैं लोग। देखिए मौर्य काल में पत्थर की बनी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति पटना के दीदारगंज से मिला यक्ष एवं याक्षिणी की मूर्ति है। यानी कहने का मतलब मौर्य काल में जो पत्थर की सबसे बढ़िया मूर्ति थी, अच्छी मूर्ति थी, ठीक है, वो कहाँ से मिला था, पटना से मिला था। पटना किस जगह से, तो दीदारगंज से मिला था। और वो मूर्ति किस चीज़ की थी, यक्ष और याक्षिणी की मूर्ति थी, ठीक है, किस चीज़ की, यक्ष और याक्षिणी की मूर्ति थी। ऐसे क्वेश्चन देखिए आप लोग को जब याद साफ दिमाग को शांति, मौर्य काल में पत्थर की बनी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति कहाँ से, पटना के दीदारगंज से मिली है। और ये यक्ष एवं याक्षिणी की मूर्ति है, किसकी, यक्ष और याक्षिणी की मूर्ति है, ठीक है। ऐसे साफ थोड़ा अस्थाई में से क्या करना आप लोग को, इसको यदि करना। आइए हम लोग नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं लोग। देखिए अशोक के अभिलेख विभिन्न क्षेत्रों से मिले, किंतु पाटलिपुत्र से एक भी अभिलेख नहीं मिला। कहने का मतलब अशोक के जो अभिलेख थे बहुत बहुत जगह से मिले, उत्तर प्रदेश यूपी से मिले, ठीक है, इलाहाबाद से मिले, अपने बिहार से पश्चिमी चंपारण में मिले, पूर्वी चंपारण में मिले, ठीक है। लेकिन पटना से उनका एक भी अभिलेख नहीं मिला था, किसका, अशोक का। यानी कहने का मतलब वो पटना में कोई अभिलेख नहीं लगाए हुए थे यहाँ।
देखिए सांची की संरचना जो स्तूप की संरचना स्तूप की संरचना, ठीक है, जैसे हम लोग सांची का स्तूप पढ़े ना, तो उसका संरचना के बारे में, ठीक है, उसके बनावट के बारे में कुछ हम लोग जाने ले लो। स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना जिसे अंड कहा जाता है, ठीक है। अंड के ऊपर एक छज्जे जैसे संरचना होती है जिसे हार्मिक कहते हैं, यानी कहने का मतलब जो अर्धवृत्ताकार यानी आधा, जिसका आधा वृत्त बना हुआ है उसे क्या बोला जाता था, अंड बोला जाता था, ठीक है। और अंड के ऊपर यानी उसके ऊपर जो छज्जे जैसे संरचना होता था ना, उसे क्या बोला था, हार्मिक बोला जाता था, ठीक है। हार्मिक से एक मस्तूल निकला था, क्या लिखा था, मस्तूल निकला था, ठीक है, जिसे यष्टि कहते थे। क्या बोले थे, यष्टि कहते थे। यष्टि पर 3 छत्रियों लगी थी। कितने छत्रियों, जो यष्टि होता था उसमें 3 छत्ता जैसा क्या कहता लगा हुआ था, ठीक है। उपरोक्त संरचना के चारों तरफ घूमने के लिए प्रदक्षिणपात होता था, यानी इस सब को देख रेख करने के लिए, इसको घूमने के लिए एक रास्ता होता था। उस रास्ता का नाम क्या था, पदक्षिणीपात। क्या नाम था, पक्षिणीपात होता था, ठीक है। इस संपूर्ण संरचना के चारों ओर एक वेदिका होती थी। क्या होता था, एक वेदिका होती थी, ठीक है। इस संपूर्ण पाठ को हम लोग देखने के लिए क्या होता था, एक वेदिका होता था जिसे जहाँ तृण द्वार बताया जाता था, यानी कहने का मतलब जो वेदिका होता था ना, वो प्रवेश द्वार यानी उधर से उस पर क्या किया जाता, जाया जाता था, ठीक है। स्तूप के विभिन्न अंगों का अर्थ होता है, स्तूप के क्या वो विभिन्न अंग थे जिसका अर्थ क्या है हम लोग इसमें जानेंगे लोग, ठीक है। जैसे तृण द्वार के बाद बोला ना, जैसे जाने, तो स्तूप के चारों ओर प्रवेश द्वार बने होते थे जो चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेशों से फैलाने का प्रतीक है। यानी कहने का मतलब जो वो स्तूप द्वार होते थे जो चारों ओर से बने हुए थे घुसने के लिए, वो क्या करते थे, बुद्ध के संदेशों को फैलाने का एक प्रतीक था, एक संदेश था, ठीक है। जैसे वेदिका, जैसे आप लोग को वेदिका के बारे में बताया है। देखिए वेदिका क्या था, ये वेदिका क्या था, स्तूप के चारों तरफ एक घेरा बनाया जाता था। जो वो स्तूप होता था ना, उसके चारों तरफ क्या कहते हैं, एक घेरा बनाया जाता था जिसे वेदिका या रेलिंग कहा जाता था, जो पत्थर के विभिन्न स्तरों पट्टिकाओं का बना होता था। वो किस चीज़ का बना होता था, पत्थर का बना होता था, ठीक है। पत्थर के जो विभिन्न होते उसी का पट्टिका का बना होता था। ये पवित्र भूमि का प्रतीक होता है जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती है। एक पवित्र स्थल क्या होता है, प्रतीक होता है जो पवित्र स्थल को सामान्य, जो पवित्र स्थल है बाकी वो दुनिया से क्या करती है, अलग कर देती है। देखिए जो अंड के बारे में जैसे उसे बताया ना, अर्धवृत्ताकार होता था, वो जो अंड होता था वो क्या करता था, तो वो शांति का प्रतीक होता था। किसका प्रतीक, शांति का प्रतीक होता है। और जो हामिक होता था, ठीक है, हामिक जो अंड के ऊपर होता था, हामिक वो देवताओं के घर अथवा पवित्रता को प्रतीक होता था, यानी देवताओं को घर के रूप में होता था और देवताओं को पवित्रता को क्या करता था, बताता था। और ये जो छत्र बताए हुए हैं, जो छत्ता के जैसे लगा हुआ था, वो बुद्ध के विचार यानी बुद्ध के जो विचार थे क्या कर रहे थे, ठीक है, उसका प्रतीक होता था, ठीक है। जैसे श्रद्धा, सम्मान एवं उदारता। बुद्ध श्रद्धा, सम्मान और उदारता क्या थे, उनके मन में भरा हुआ होता था। तो वो इन्हीं के क्या करते थे, वो बुद्ध के विचारों को प्रकट करता था, कौन, छत्र, ठीक है। इसी के साथ हम लोग ये अपना वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए थैंक यू।